हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपको यूपी बोर्ड का सिलेबस कराया जा रहा है और यूपी बोर्ड के सिलेबस में बेटा क्लास 11 एग्रीकल्चर और क्लास 12 एग्रीकल्चर दोनों क्लासों की वीडियो लगातार अपलोड हो रही थी। तो दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी दिनों के बाद, काफ़ी गैप होने के बाद अब फिर से आपकी केमिस्ट्री स्टार्ट हुई है। तो दोस्तों, थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, इस कारण से बीच में स्टॉप लेना पड़ा मुझे। अब आपकी केमिस्ट्री बहुत जल्दी कंप्लीट करा दी जाएगी। आपकी केमिस्ट्री शुरुआत हो चुकी है। तो देखिए, आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो बेटे नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूंगा तो बेटे उसका नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो हम बात करेंगे अब क्लास 12 एग्रीकल्चर की केमिस्ट्री की बात करें तो बेटे टोटल हम 28 चैप्टर केमिस्ट्री के पढ़ चुके हैं और आज का जो चैप्टर है वो है चैप्टर 29। चैप्टर 29वें चैप्टर का नाम है लोहा तथा एल्यूमिनियम। तो लोहा तथा एल्यूमिनियम अच्छा चैप्टर है। कहीं ना कहीं 1 या 2 मार्क्स इस चैप्टर से 100% बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो बेटा, वीडियो को बिना किसी स्क्रिप्ट किए शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। 100% केमिस्ट्री आपके समझ में आएगा। जो क्वेश्चन बताऊंगा वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन होंगे। तो बेटा, बिना किसी देरी के हम करते हैं टॉपिक की शुरुआत। तो समझिए, सबसे पहले देखिए, ये लिखा है बोर्ड पे यूपी बोर्ड क्लास 12 एजी। सब्जेक्ट है आपका केमिस्ट्री। चैप्टर देखिए 29 लोहा तथा एल्यूमिनियम। सबसे पहला जो क्वेश्चन है 1 नंबर का, इसमें है देखिए फिटकरी का सूत्र। तो बेटा, फिटकरी का सूत्र क्या होता है वो आपको याद करना पड़ेगा। फिटकरी का सूत्र आप लिखोगे K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राज इंटू 24H2O। इस सूत्र को आपको याद करना पड़ेगा बेटा। 1 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। क्या है सूत्र? K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2O। ये बेटा H है। क्लियर? इसी प्रकार से देखिए, फिटकरी का सूत्र हमने पढ़ लिया और दूसरे नंबर पे दे रखा है सोडियम एल्यूमिनेट का सूत्र। तो बेटा, अब हम जानेंगे सोडियम एल्यूमिनेट का सूत्र क्या है। देखिए, सोडियम जो एल्यूमिनेट का सूत्र होता है वो सूत्र होगा आपका NaAl, Na यानी सोडियम AlO2, सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2। क्लियर? तो ये भी सूत्र हमारा क्लियर हुआ। नेक्स्ट है मोहर लवण का सूत्र। जितने इंपॉर्टेंट सूत्र इस चैप्टर में दे रखे हैं वो सारे आपको याद करने पड़ेंगे, सारे कंप्लीट करने पड़ेंगे एग्जाम के लिए। तो तीसरा जो है वो है मोहर लवण का सूत्र। बताइए क्या है? तो मोहर लवण का आप सूत्र लिखोगे, देखिए FeSO4 इंटू NH4SO4 इंटू 6H2O। ये देखिए मोहर लवण का फार्मूला है, मोहर लवण का सूत्र है। नेक्स्ट है फेरिक सल्फेट। तो बेटा, अब आपको फेरिक सल्फेट का भी सूत्र याद करना पड़ेगा। ये भी कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा जा सकता है। फेरिक सल्फेट का जो सूत्र होगा वो होगा बेटा आपका Fe2SO3। क्या है? Fe2SO3। बेटा, वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर भी कीजिए। देखो बेटा, फिटकरी का जो सूत्र है, फिटकरी का सूत्र आपको याद करना पड़ेगा K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राज इंटू 24H2O। 24H2O, ये बेटा H2M जल है यानी लास्ट में H2O। अब देखिए, जो सोडियम एल्यूमिनेट का सूत्र था वो सूत्र है NaAlO2। नेक्स्ट है मोहर लवण का सूत्र। तो मोहर लवण का सूत्र आपको याद करना पड़ेगा FeSO4 इंटू NH4SO4 इंटू 6H2O। नेक्स्ट है फेरिक सल्फेट। तो बेटा, फेरिक सल्फेट का आपको सूत्र याद रखना पड़ेगा Fe2SO4 का होल थ्राज। क्या है? Fe2SO4 का होल थ्राज। अगला जो क्वेश्चन है ये काफी 2 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है आपके बोर्ड के एग्जाम में, तो इस क्वेश्चन को भी नजरअंदाज आप नहीं कर सकते, इसे भी आपको याद रखना पड़ेगा। कह रहा है हिंडालियम। हिंडालियम का संगठन क्या है, इसके उपयोग लिखिए। अब देखो, जहां पे संगठन की बात आए तो संगठन का मतलब यहाँ पे ये है कि जो हिंडालियम है वो किन 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 तत्वों के मिश्रण से बना हुआ है।
कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जिनको मिक्स करके आपका हिंडालियम बनाया गया है। तो आपको सबसे पहले तो आपको यही बताना पड़ेगा कि संगठन क्या है। अब हम बात करते हैं, जो हिंडालियम की बात करते हैं, तो बेटा इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम। क्या? एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम, इसमें दो तत्वों को मिक्स किया गया है, दो तत्वों का मिश्रण है, ये इसका संगठन कहलाएगा हिंडालियम का। अब हिंडालियम में दो तत्व आपने बता दिए, पहला तत्व क्या है एल्यूमिनियम, दूसरा बता दिया आपने मैग्नीशियम। अब इसकी परसेंटेज भी आप बता दीजिए कितने परसेंट एल्यूमिनियम है, तो 99% एल्यूमिनियम है। क्लियर? और मैग्नीशियम की बात करें तो बेटा 1% जो है आपकी मैग्नीशियम है। एल्यूमिनियम 99% और मैग्नीशियम आपका 1%। इन दोनों के जो मिश्रण है, इन दोनों के मिश्रण से मिलके क्या बनता है बेटा, सीधे से आप कह सकते हो ये हिंडालियम, ये मिलके बनता है एल्यूमिनियम प्लस मैग्नीशियम से मिलकर बनता है हिंडालियम। कितने परसेंट का, कौन कौन मतलब कितने परसेंटेज है, तो देखो एल्यूमिनियम 99% बताना है, मैग्नीशियम 1%, ये इसका संगठन हो गया। इसके बाद कह रहा है वो इसके उपयोग, यानी उपयोग को इंग्लिश की बात करें तो उपयोग को बोलते हैं यूजेस, यानी सीधे सीधे कह रहा है वो हिंडालियम का यूज आप कहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो उपयोग में आपको एक उपयोग बता दे रहा हूँ, वही आप ध्यान रखना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आएगा वो एक नंबर का क्वेश्चन आएगा। हिंडालियम का उपयोग क्या है आपको बताना पड़ेगा कि घरेलू बर्तन बनाने में इसका यूज किया जाता है। किसमें बेटा? घरेलू बर्तन बनाने में। किसमें? घरेलू बर्तन बनाने में इसका यूज किया जाता है, घरेलू बर्तन बनाने में। क्लियर? तो देखो हमने एक एक नंबर वाले 5 क्वेश्चन इसमें तैयार कर लिए। 29वां चैप्टर आपका स्टार्ट हो चुका है। वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। 5 क्वेश्चन पढ़ने के बाद अब बेटे हम चलते हैं आगे की ओर। चलिए बेटे चलते हैं हम आगे की ओर। देखो बेटा अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है लोहे के 2 अयस्कों के नाम तथा सूत्र लिखिए। अब देखो यहाँ पे लोहे के 2 अयस्कों के नाम व सूत्र लिखवा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन मैंने 2 की जगह आपको कितने बताए हैं लोहे के अयस्क? 4 बता रहा हूँ। पहला है हेमेटाइट, दूसरा मैग्नेटाइट, तीसरा है सिडेराइट, चौथा है आयरन पायराइट्स। तो देखो 4 में से आपको 2 तो 100% याद रखना है। पेपर में इसी तरह से क्वेश्चन बनेगा और यूपी बोर्ड के पेपर में बेटा ये क्वेश्चन आ भी चुका है 1 से 2 बार। क्वेश्चन ऐसे करके पूछता है कि लोहे के 2 अयस्कों के नाम बताइए, बस सूत्र भी लिखिए। तो बेटा हम 2 की जगह कितने आपको बता रहे हैं? 4 याद करवा रहे हैं। पहला है हेमेटाइट, दूसरा है मैग्नेटाइट और तीसरा है सिडेराइट, चौथा है आयरन पायराइट। अब देखिए इसके बाद क्या रहा है वो कि इसके सूत्र भी लिखिए। तो आपको सूत्र भी बताना है। जैसे लोहे का जो अयस्क है वो क्या है? हेमेटाइट है, और जो सूत्र है हेमेटाइट का वो है Fe2O3। क्या है? Fe2O3। तो बेटा आपको सूत्र भी ध्यान रखना पड़ेगा और अयस्क का नाम भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो दूसरा आपको ध्यान रखना है मैग्नेटाइट। अब मैग्नेटाइट का जो सूत्र है वो है Fe3O4। क्या है? Fe3O4। अब देखो बहुत सिंपल तरीके से आप इसे याद रख सकते हो। 2 ध्यान रखो, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। अब हेमेटाइट को देखो ऐसे करके सूत्र ध्यान रखो Fe2O3, Fe2O3। अब जब मैग्नेटाइट पे बात आए तो Fe यानी जो फेरस है आपका Fe है, Fe में 1 बढ़ा देना 3 हो जाएगा, ऑक्सीजन में 3 की जगह 1 बढ़ा देना तो 4 हो जाएगा। 1 का ध्यान रखोगे हेमेटाइट का तो मैग्नेटाइट का दूसरा सूत्र आपको 100% याद हो जाएगा। यानी Fe2O3 ध्यान रखिए किसका? हेमेटाइट का। Fe2O3 ध्यान रखोगे हेमेटाइट का। जब हेमेटाइट आपको ध्यान हो जाएगा तो मैग्नेटाइट तो 100% इसका साथी जरूर याद आएगा। हेमेटाइट मैग्नेटाइट, हेमेटाइट मैग्नेटाइट। जब मैग्नेटाइट का आप सूत्र भूल जाओ तो Fe में 1 बढ़ा लेना और ऑक्सीजन में 1 बढ़ा लेना, यानी Fe3 और O4 हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको 4 याद करने हैं, 4 में से 2 बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। देखो तीसरा जो है वो है सिडेराइट। सिडेराइट में देखिए क्या है, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा FeCO3। क्या है बेटा? FeCO3। नेक्स्ट है आयरन पायराइट्स।
क्या है बेटा, आयरन पायराइड्स। तो देखो आयरन पायराइड्स का आपको ध्यान रखना पड़ेगा Fe और S, FeS। चाहे आप कोई से भी चार में से दो याद रखिए, चारों याद रखोगे तो और अच्छी बात है, क्योंकि एग्जाम में जब बैठते हैं तो चार में से 200% आपको याद आएंगे। अगर आप दो याद करते हो तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, दो याद करोगे, दो एग्जाम में पूछ लिए और आ गया एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आ गए और दो ही आप याद करके बैठे तो थोड़ा सा बेटा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए चारों याद रखो। तो लोहे के अयस्क कौन कौन से हैं एक बार मेरे साथ रिवाइज करिए, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, आयरन पायराइड्स। कौन कौन से, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिंडेराइट और आयरन पायराइड्स। अब हेमेटाइट का सूत्र हमने याद करा Fe2O3, Fe2O3, मैग्नेटाइट का याद करा Fe3O4, यानी Fe में हमने एक बढ़ा दिया, ऑक्सीजन में भी हमने एक बढ़ा दिया, O में भी एक बढ़ाया तो O4 हो गए और Fe कितना हो गया, 3 हो गया। सिंडेराइट में क्या करना है आपको, ऑक्सीजन 3 ही रखने हैं और Fe में जो 2 आपने लिखे थे वो घटा दो आप, ठीक है, तो सिंडेराइट बन जाएगा। पायरन, वो आयरन पायराइड्स, तो आयरन पायराइड्स में Fe और S, FeS। इसी प्रकार से देखिए जो एल्यूमिनियम वाला है ये भी बेटा क्वेश्चन कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। क्वेश्चन कह रहा है कि एल्यूमिनियम के दो मुख्य अयस्कों के नाम व सूत्र लिखिए। किसके अयस्क पूछ रहा है, एल्यूमिनियम के, क्या पूछ रहा है वो, अयस्क पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है बेटा, सूत्र पूछ रहा है। तो अयस्क आपको याद रखना है और दूसरा क्या रखना है, सूत्र याद रखना है। तो जो एल्यूमिनियम का सूत्र है, वो एल्यूमिनियम का जो अयस्क है बेटा वो आपको बॉक्साइड याद रखना है, दूसरा क्रायोलाइट ध्यान रखना है। क्या, बॉक्साइड पहला है और दूसरा क्रायोलाइट, बॉक्साइड क्रायोलाइट, बॉक्साइड क्रायोलाइट। क्लियर। एल्यूमिनियम के दो अयस्कों के नाम तो आपको याद हो गए, कौन कौन से नाम याद हुए, बॉक्साइड क्रायोलाइट, बॉक्साइड अब क्रायोलाइट। अब आपको सूत्र और याद करना है। देखिए जो बॉक्साइड है उसका सूत्र है Al2O3 इंटू 2H2O। क्या दे रखा है, Al2O3 इंटू 2H2O, ये हो गया आपका बॉक्साइड का। दूसरा है क्रायोलाइट, तो क्रायोलाइट का फार्मूला देख लीजिए, Na3Al(F6), 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 ये आपको ध्यान रखना है। दोनों क्वेश्चन चुनिंदा क्वेश्चन है, चाहे तो लोहे के अयस्क पूछे, चाहे तो लोहे के अयस्क व सूत्र पूछे, या फिर एल्यूमिनियम के अयस्क या सूत्र पूछे, यहाँ से क्वेश्चन बनना तय है। तो बेटा इन क्वेश्चन को अच्छे से आप पढ़ लीजिए, एग्जाम में आपके काम आएंगे। अब बेटे हम चलते हैं आगे की ओर। चलिए बेटे अगला क्वेश्चन समझिए आप। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है फेरस सल्फेट का उपयोग बताइए, यानी जो फेरस सल्फेट है उसका यूज कहाँ पे करोगे, उसका उपयोग आप किस प्रकार से करोगे। तो क्वेश्चन क्या है, फेरस सल्फेट का उपयोग, उपयोग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूजेस। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है जो फेरस सल्फेट है उसका आप उपयोग कहाँ पे करोगे, उसका यूज कहाँ पे करोगे। तो फेरस सल्फेट का यूज किस प्रकार से किया जाता है उसे आप अच्छे से समझिए। पहला पॉइंट है हमारा नीली स्याही तैयार करने में, यानी जो नीली स्याही तैयार की जाती है उसमें फेरस सल्फेट का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। दूसरा है मोहर लवण के बनाने में, क्या कह रहा है वो, मोहर लवण के बनाने में, यानी जो फेरस सल्फेट है वो किसमें यूज किया जाता है, मोहर लवण बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो आप दो पॉइंट, दो उपयोग, दो यूजेस अच्छे से बता सकते हो। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भाई फेरस सल्फेट का उपयोग आप कहाँ करोगे। क्लियर। तो पहला आप क्या बता दोगे, नीली स्याही तैयार करने में, क्या बताओगे आप, नीली स्याही तैयार करने में फेरस सल्फेट का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा पॉइंट आप क्या बताओगे बेटा, कि मोहर लवण के बनाने में भी फेरस सल्फेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप दो पॉइंट आपने बता दिए, क्वेश्चन हो गया बेटा समाप्त आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए आप। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कांसा क्या है, आपको ये बताना है पहले कांसा क्या है, इसके बाद ये बताना है कांसे का उपयोग, यानी यूजेस क्या है, कांसे का उपयोग आप कहाँ पे करोगे, किस जगह करोगे या कहाँ क्या किया जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कांसा क्या है। आपको बताना पड़ेगा जो कांसा है बेटा वो कांसा कॉपर तथा टिन,
दो तत्वों का मिश्रण है। कौन कौन से वो दो तत्व हैं? एक है कॉपर, दूसरा है टिन। ये कॉपर तथा टिन दोनों से मिलकर क्या तैयार होता है बेटा? कांसा। आपको ध्यान रखना है, कॉपर प्लस आपका टिन, इन दोनों से मिलकर जो तैयार होता है वो बनेगा आपका कॉपर, नहीं, वो बनेगा आपका कांसा। ये ध्यान रखना है आपको, कांसा। तो आपको ध्यान रखना है कि कांसा किन तत्वों का मिश्रण है? तो कांसा जो है वो कॉपर तथा टिन का मिश्रण है, जिसमें देखिए कॉपर है 88%। कॉपर की मात्रा बेटा कितनी है? 88% आपको बतानी है। और जो टिन है, टिन की मात्रा आपको बतानी है 12%, यानी 88% कॉपर है और 12% वो है जो आपका टिन है। इन दोनों तत्वों से तैयार होता है कांसा। अब हम बात करेंगे कि कांसा का उपयोग कहाँ पे करोगे। तो देखिए हेडिंग पड़ी है आपकी यूजेस यानी उपयोग। तो देखो उपयोग में क्या आपको बताना है? गृह उपयोगी। गृह का मतलब है घर, ये वो वाला ग्रह नहीं है चंद्रमा वाला ग्रह, ये ग्रह है। गृह का मतलब है घर। घर उपयोगी बर्तन तथा मूर्तियां, सिक्के आदि बनाने में। समझ गए? कांसे का उपयोग कहाँ पे करोगे? गृह यानी घर उपयोगी बर्तन, जो घर में यूज होने वाले बर्तन हैं, उन बर्तनों में आप कांसे का इस्तेमाल कर सकते हो। प्लस मूर्तियां, तो मूर्तियों को बनाने में कांसे का इस्तेमाल किया जाता है, या सिक्के, कांसे के सिक्के भी बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखिए फेरस सल्फेट का क्या उपयोग था इसे भी पढ़ लिया, और कांसा क्या है इसके उपयोग को भी पढ़ लिया। एक बार फिर से मैं रिवाइज इन दोनों क्वेश्चनों को करा देता हूँ। देखिए फेरस सल्फेट का उपयोग आपसे पूछेगा, तो फेरस सल्फेट का उपयोग आप बता देना। नीली स्याही तैयार करने में फेरस सल्फेट का इस्तेमाल किया जाता है, और मोहर लबड़ के बनाने में भी फेरस सल्फेट का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कांसा क्या है, इसके उपयोग लिखिए। तो आप कांसे के अंतर्गत बता देना कि कॉपर तथा टिन का मिश्र धातु है कांसा, और जिसमें कॉपर है 88% और जो टिन है आपका वो है 12%, यानी कॉपर 88% और टिन 12%, इन दोनों का मिश्रण से बनता है कांसा। नेक्स्ट है कांसे का उपयोग कहाँ करोगे? तो जो घर में यूज होने वाले बर्तन हैं, घर में उपयोग होने वाले बर्तन हैं, उनमें कांसे का इस्तेमाल किया जाता है, तथा मूर्तियां व सिक्का आदि भी कांसे के बनाए जाते हैं। तो बेटा वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। चलते हैं बेटे अब आगे की ओर। चलिए बेटे चलते हैं आगे की ओर। समझिए आप एक महत्वपूर्ण सूचना। बेटा आप क्लास 12 एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं और अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, आपकी तैयारी नहीं हुई है, तो आपको बताना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल पर जूलॉजी और केमिस्ट्री के नोट्स प्लस वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। चैप्टर वाइज चैप्टर आपको वीडियो मिल जाएंगे और चैप्टर वाइज चैप्टर ही आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। देखिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8650415957। इस नंबर पे आप संपर्क करिए, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। आगे समझिए बेटे क्वेश्चन के लिए। देखो जो क्वेश्चन है वो कह रहा है फेरिक सल्फेट बनाने की विधि को समझाइए, यानी जो फेरिक सल्फेट है वो किस विधि से बनाया जाता है, किस प्रकार से बनाया जाता है, उसे आप अच्छे से समझाओगे। तो देखो फेरिक सल्फेट बनाने की जो विधि है उसे आप समझ लीजिए। यह फेरस सल्फेट को नाइट्रिक अम्ल द्वारा ऑक्सीकृत करने पर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बेटा? फेरिक सल्फेट प्राप्त होता है। किस प्रकार से होता है आपको ये ध्यान रखना है। देखिए फेरस सल्फेट क्या कह रहा है, फेरस सल्फेट को जब नाइट्रिक एसिड द्वारा क्या करोगे आप, ऑक्सीकृत करोगे, तो ऑक्सीकृत करने पर क्या प्राप्त होगा आपको, फेरिक सल्फेट प्राप्त होता है। अब बेटे आपको एक इसकी रिएक्शन बनानी है, तो रिएक्शन में आपको क्या लिखना है, देखो फेरस सल्फेट यानी FeSO4 प्लस H2SO4 प्लस HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड। अब आपको बनाना क्या है, देखो बनाना है आपको फेरिक सल्फेट। तो जब फेरिक सल्फेट बनाना है तो सीधे सीधे हो जाएगा आपका FeSO4 का होल थ्राइज। अब बचा जो मटेरियल वो आप आगे लिख दो। क्या इसमें जल भी बन जाएगा यानी H2O भी बन जाएगा, प्लस नाइट्रस ऑक्साइड यानी NO भी बन जाएगा आपका। अब आप कर लो रिएक्शन को बैलेंस। रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं वो बेटा मैं आपको सिखा चुका हूं, ठीक है। यानी हाइड्रोजन जोड़ो आप, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं,
इधर हाइड्रोजन कितने हैं, आपने देखा कि हाइड्रोजन यहाँ पे 2 और एक हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन है। अब इधर आप देखोगे कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। तो आप बैलेंस करने के लिए क्या करोगे बेटा, यहाँ पे आप 3 लिख दो, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पे आप कितना लिख दो 2 लिख दो, तो 6 2 कितना हुआ 8। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, यहाँ पे देखिए 4 लिख दो, 4 दूनी कितना हुआ 8। ये तो बेटा आपका बैलेंस हो गया। अब देखिए Fe को आप देख लीजिए, यहाँ कितना है, सिंगल है और इधर भी सिंगल है। चलिए मैं अपने हिसाब से रिएक्शन को बैलेंस पूरी कर देता हूं, ठीक है। नाइट्रोजन को पहले पकड़ लो आप, नाइट्रोजन वाला भी जो है वो से भी क्लियर करना है। देखो नाइट्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, ये देखो 2 नाइट्रोजन है, और यहाँ पे कितना है, सिंगल नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन तो आप कवर कर लो, 2 लगा दो, तो नाइट्रोजन भी क्लियर हो गया। क्लियर। इसके बाद ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन भी कंप्लीट लगभग हो गया है, नहीं हुआ चेक करते हैं। देखिए ऑक्सीजन 4 है, और यहाँ पे कितने हैं, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, 8 और 6 कितने हुए 14, 4 तिया 12, 12 4 12 नहीं 4 तिया 12, 12 और 1 13, 13 और 2 15। तो ऑक्सीजन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। अब आप क्या करोगे, Fe2 3Fe2 करो, 3Fe2। चलिए बेटे समझिए आगे। तो इस प्रकार से आपने क्या बनाया, देखिए आपने फेरिक सल्फेट बनाने की विधि बताई। फेरिक सल्फेट में आपने कैसे करके बनाया, देखो बेटा इसमें फेरस सल्फेट यानी FeSO4 को किसमें, नाइट्रिक एसिड में HNO3 द्वारा ऑक्सीकृत करने पर क्या प्राप्त हुआ, आपको फेरिक सल्फेट प्राप्त हुआ, फेरिक सल्फेट आपको प्राप्त हो गया। क्लियर। तो ये रिएक्शन आपको बनानी पड़ेगी। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है अगर ये याद आपको नहीं हो पाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, वो है बॉक्साइड को शुद्ध करने की विधियाँ। बेटे बॉक्साइड को शुद्ध करने की कौन कौन सी विधियाँ हैं, उन विधियों के आपको क्या बताना है, नाम बताना है। देखिए बॉक्साइड को शुद्ध करने की जो विधियां हैं वो 3 विधियां हैं। पहली विधि है बायर विधि, आप बायर विधि से बॉक्साइड को शुद्ध कर सकते हो। नेक्स्ट है हॉल विधि, तो बेटा हॉल विधि का भी इस्तेमाल किया जाता है बॉक्साइड को शुद्ध करने में। नेक्स्ट है स्पर्क विधि, तो स्पर्क विधि का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन हमारे ये था कि बॉक्साइड को शुद्ध करने की विधियां जो हैं वो कौन कौन सी हैं। तो 3 विधियां हमने याद रखी, पहली बायर विधि, दूसरी हॉल विधि, तीसरी स्पर्क विधि। क्लियर। तो बेटा जो अगला क्वेश्चन है उसे भी आप अच्छे से समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बॉक्साइड अयस्क में कौन कौन सी अशुद्धियां मुख्य रूप से पाई जाती हैं। अब यहाँ पे अशुद्धियों की बात कर रहा है, किसके अंदर, बॉक्साइड अयस्क के अंदर। आपसे ये पूछ रहा है कि बॉक्साइड जो अयस्क है उसके अंदर कौन कौन सी अशुद्धियां जो होती हैं वो मुख्य रूप से पाई जाती हैं। तो आपको अब अशुद्धियां बतानी है। देखिए बॉक्साइड अयस्क के अंदर फेरिक ऑक्साइड, क्या, फेरिक ऑक्साइड जिसका सूत्र क्या होता है Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड तथा सिलिका यानी SiO2 होता है। ये अशुद्धियां होती हैं। कौन कौन सी, एक होता है आपका फेरिक ऑक्साइड, दूसरा होता है आपका सिलिका ऑक्साइड। क्लियर। तो बेटा चलते हैं हम आगे की ओर। वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके भी रखिए, प्लस बेल आइकन की घंटी को दबा के भी रखिए। आप वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा बेटा अपने दोस्तों में भी शेयर भी कीजिए। चलते हैं आगे की ओर। और हाँ एक बेटे एक इसमें मिस्टेक है, वो आपको मिस्टेक बतानी है। ये जो रिएक्शन मैंने बताई है, इस रिएक्शन में प्रोडक्ट तो बन गया, जो भी प्रोडक्ट बनाना था वो तो बन गया, लेकिन जो कमी है उस कमी को आप कमेंट बॉक्स में बताइए क्या कमी है। आपने पढ़ी है तो इसके अंदर रिएक्शन के अंदर क्या कमी है, प्रत्येक स्टूडेंट उस कमी को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। क्लियर। अब चलते हैं बेटे आगे की ओर। चलिए बेटे जो अगला क्वेश्चन है वो हमारा समझिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है।
देखिए जो पिछली जो रिएक्शन थी, तो रिएक्शन में कोई खास मिस्टेक नहीं है। ऐसा नहीं है कि रिएक्शन आपकी कोई एग्जामिनर काट दे, ठीक है, उसमें कोई ऐसी कमी नहीं है जिससे कि आपको नुकसान हो, लेकिन है थोड़ी नाम मात्र की क्या कमी है वो आपको बताना है। क्लियर? चलिए अब समझिए आप ढलवा लोहा और पिटवा लोहा। ढलवा लोहा तथा पिटवा लोहा में क्या अंतर है वो आपको समझना है। ये देखिए पिटवा लोहा के पॉइंट है इधर, और ये वाले जो पॉइंट है वो बेटे ढलवा लोहा के पॉइंट है। तो बेटा जो पहला फर्स्ट पॉइंट है वो कह रहा है 1200 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग, यानी ढलवा लोहा जो तैयार किया जाता है तो जो टेम्परेचर है वो 1200 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। किसका? ढलवा लोहा का। अब जो पिटवा लोहा है वो 1500 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग होता है। क्लियर? इसी प्रकार से देखिए ढलवा लोहा का जो सेकंड पॉइंट है वो कह रहा है कठोर तथा भंगुर, यानी जो ढलवा लोहा होता है वो कैसा होता है? कठोर तथा भंगुर होता है। लेकिन जो पिटवा लोहा होता है, पिटवा लोहा नर्म होता है, आघात वर्धनीय तथा तन्य होता है। क्लियर? नेक्स्ट है ढलवा लोहा का अगला पॉइंट है ढलवा लोहा क्रिस्टलीय फॉर्म में होता है, क्रिस्टल्स के रूप में। और जो पिटवा लोहा है वो रेशेदार। कैसा? रेशेदार। पहला पॉइंट आपने समझा कि जो ढलवा लोहा है 1200 सेंटीग्रेड लगभग चाहिए इसके लिए। ये ढलवा लोहा कठोर तथा भंगुर होता है, ढलवा लोहा क्रिस्टलीय होता है। पिटवा लोहा में पढ़ा आपने 1500 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग, ये नर्म, आघात वर्धनीय तथा तन्य होता है और रेशेदार होता है। अगला पॉइंट समझिए ढलवा लोहा का। देखिए ढलाई के काम में, किसके रूप में? ढलाई के काम में पिटवा लोहा तथा इस्पात बनाने में किसका यूज किया जाता है? ढलवा लोहे का। ढलवा लोहे का किसके रूप में यूज करोगे आप? ढलाई के काम के लिए। देखो ये कह रहा है ढलाई के काम के लिए पिटवा लोहा तथा इस्पात बनाने में प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से पिटवा लोहा जो है वो आपका, उसका यूज कहाँ पे करोगे? विद्युत चुंबक का तार, जंजीर आदि बनाने में पिटवा लोहा का इस्तेमाल किया जाता है या पिटवा लोहा का यूज किया जाता है। अगला पॉइंट समझिए ढलवा लोहा का पांचवा पॉइंट। पांचवा पॉइंट है वो कह रहा है कि इसमें कार्बन की मात्रा उच्च होती है। किसमें? जो आपका ढलवा लोहा है, ढलवा लोहा में बेटा कार्बन की मात्रा वो होती है उच्च। जबकि पिटवा लोहा की अगर बात करें तो पिटवा लोहा में जो कार्बन होता है वो केवल 0.12% से 0.25% तक कार्बन होता है। कितने? इसमें केवल कितना? 0.12 से 0.25% तक कार्बन प्रेजेंट होता है। किसके अंदर? पिटवा लोहा के अंदर। लेकिन जो ढलवा लोहा है इसमें कार्बन उच्च होता है। तो चलिए जल्दी जल्दी हम पॉइंट्स को रिवाइज कर देते हैं ताकि आपकी समझ में आ जाए। तो बेटा जो ढलवा लोहा है, ढलवा लोहा में सबसे पहले आपको क्या बताना है कि जो ढलवा लोहा है वो 1200 सेंटीग्रेड के लगभग, 1200 सेंटीग्रेड का लगभग चाहिए। क्या चाहिए? ताप। नेक्स्ट है कठोर तथा भंगुर। ये जो ढलवा लोहा होता है ये कैसा होता है? कठोर होता है तथा भंगुर होता है। नेक्स्ट है ये क्रिस्टलीय होता है। अगला पॉइंट बताना है ये ढलाई के काम में तथा पिटवा लोहा व इस्पात बनाने में यूज किया जाता है। ढलवा लोहा के अंदर जो कार्बन की मात्रा होती है वो कैसी होती है? उच्च होती है, यानी हाई होती है, ये बता सकते हो। पिटवा लोहा में फर्स्ट पॉइंट ये 1500, 1200 में 3 और जोड़ देना, 1500 सेंटीग्रेड के लगभग। ये कैसा होता है? नर्म, आघात वर्धनीय तथा तन्य होता है। पिटवा लोहा है वो रेशेदार होता है। पिटवा लोहे का इस्तेमाल कहाँ करोगे आप? विद्युत चुंबकीय तार, जंजीर आदि बनाने में किया जाता है। पिटवा लोहा के अंदर जो कार्बन की मात्रा है वो 0.12 से 0.25% के लगभग है। क्लियर? तो इस प्रकार से हमने बेटा ढलवा लोहा तथा पिटवा लोहा को भी पढ़ लिया। अब बेटे चलते हैं हम आगे की ओर। चलिए बेटे अगला क्वेश्चन आप समझिए, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है वो हरा कशीस, क्या कह रहा है? हरा कशीस बनाने की विधि तथा उपयोग। हरा कशीस बनाने की विधि तथा उपयोग आपको बताना है। तो समझिए आप, देखो लोहे के ऑक्साइड को, किसे? लोहे के ऑक्साइड को या कार्बोनेट, ये बेटा कार्बोनेट लिखा है, क्या लिखा है?
कार्बोनेट, लोहे के अयस्क को या कार्बोनेट को गंधक के अम्ल के साथ क्रिया करके फेरस सल्फेट प्राप्त होता है। क्लियर? इसकी रिएक्शन करनी पड़ेगी आपको। हरा कशीस बनाने की विधि यह बतानी है। विधि में क्या बताओगे आप, कैसे करके हरा कशीस प्राप्त किया जा सकता है। देखो, लोहे के ऑक्साइड को या कार्बोनेट को गंधक के अम्ल के साथ क्रिया करके यानी रिएक्शन करा के फेरस सल्फेट प्राप्त होता है। तो आप समझिए इसकी रिएक्शन को आप समझिए अच्छे से। इसके बाद हम इसके उपयोग को पढ़ेंगे, इसका यूज बाद में पढ़ेंगे। चलिए रिएक्शन इसकी करते हैं। तो बेटा Fe प्लस H2SO4। अब आपको करना क्या है, देखिए आपको इसमें Fe ले लो, यहाँ से H2 अलग कर दो सिर्फ। तो आप यहाँ से Fe उठा लो और SO4 कर लो, प्लस H2 कर लो बाहर। क्लियर? इसी प्रकार अब आप ले लो FeO प्लस H2SO4। क्लियर? अब आप फिर बना लो। अब आप ये अलग कर लो, इसे आप अलग कर लो, तो बन गया FeSO4। क्या बना? FeSO4 और प्लस H2O। क्लियर? अब देखिए क्या करना है, FeCO3 प्लस H2SO4। अब आपको क्या करना है, देखिए इस इतने पोर्शन को आप अलग कर लो। क्या बना लोगे, FeSO4 तो बनाना ही बनाना है, प्लस यहां पे क्या बन जाएगा, H2O भी बन जाएगा, H2O बना लो, प्लस और क्या बन जाएगा, CO2 भी बन जाएगा, प्लस आप CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड भी बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आप अब लीजिए FeSO4 को ले लो, FeSO4 प्लस वाटर के साथ H2O। तो आपका क्या बनेगा, हरा कशीस बनेगा आपका, फेरस सल्फेट। यानी अब बन जाएगा FeSO4 इंटू H2O, FeSO4 इंटू H2O, 7H2O होगा। तो यहां पे भी आप 7 कर दो, 7H2O। ये आपकी रिएक्शन है, ये आपको सीखना पड़ेगा। क्लियर? देखो वो कह रहा था हरा कशीस के बनाने की विधि तथा उपयोग बताइए। अब हरा कशीस किस प्रकार से तैयार किया जाता है वो तो आपके सामने है। आपने देखा कि लोहे के ऑक्साइड को, लोहा क्या होता है बेटा, Fe होता है, Fe आपका लोहा है। लोहा के ऑक्साइड को या कार्बोनेट को गंधक के अम्ल के साथ क्रिया करके क्या बनता है, फेरस सल्फेट प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हमने रिएक्शन ये सॉल्व कर ली। इसके बाद वो कह रहा था उपयोग, तो बेटा इसके उपयोग भी आप बता दो। हरा कशीस का उपयोग कहाँ किया जाएगा? चलिए बेटे बोर्ड पे आएगा नहीं, रब करना पड़ेगा। आप चलते हैं आगे की ओर। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं करा तो प्लीज़ बेटे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप लोग लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। चलिए बेटे अगला पॉइंट आप समझिए। अगला पॉइंट हमारा क्या था? अगला पॉइंट ये था कि हरा कशीस जो है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, उपयोग किस प्रकार से करते हैं, यानी यूज किस प्रकार से करते हैं। तो देखो उपयोग को इंग्लिश में कहते हैं यूजेस, यानी यूज। तो हम सीखेंगे उपयोग किसके, हरा कशीस का कहाँ पे उपयोग किया जाएगा। तो बेटा जो पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट आप समझिए, रंग और दवाई बनाने में किसके रूप में हरा कशीस का इस्तेमाल कर सकते हो आप, रंग और दवाई बनाने में प्रयोग कर सकते हो। नेक्स्ट है स्याही बनाने में तथा चमड़ा रंगने में। क्लियर? यानी स्याही बनाने में और चमड़ा रंगने के लिए आप हरा कशीस का इस्तेमाल करते हैं या यूज कर सकते हैं या आप करते हो, कुछ भी बोलो, यानी यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, ये आप समझो। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है अपचायक के रूप में। तो बेटा जो हरा कशीस है वो अपचायक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। अब बेटा देखिए थोड़ी सी जानकारी आप ले लीजिए अच्छे से, फिर वीडियो को कंप्लीट करते हैं। देखिए ये चैप्टर 29 था, लोहा तथा एल्यूमिनियम। क्या था?
लोहा तथा एल्यूमिनियम। चैप्टर जो 29 था, इस चैप्टर से जितने भी संभावित क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन थे जो परीक्षा में आपके 2020-21 में आने वाले हैं, वो क्वेश्चन बेटा लगभग मैंने सारे करा दिए। और केमिस्ट्री में जो बेटा बकवास टाइप के क्वेश्चन है, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि एग्जाम में नहीं आएगा, उन क्वेश्चन को मैं आपके लिए नहीं करा रहा। मैं सिर्फ वो क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा रहा हूं जिनका कहीं ना कहीं एग्जाम से कनेक्शन है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन वो संभावित हैं परीक्षा में आने वाले। तो बेटा मेरे चैनल पे आपको जियोलॉजी और केमिस्ट्री कंप्लीट मिल जाएगी, A to Z, चैप्टर बाय चैप्टर आपको नोट्स मिल जाएगा, चैप्टर बाय चैप्टर ही आपको वीडियो मिल जाएगी। इसके लिए आपका मेरा व्हाट्सएप नंबर है, देखिए 8650415957। इस नंबर पे संपर्क करिए, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी, पूरी मदद की जाएगी। जो भी प्रोसेस है हमारा नोट्स आपको प्रोवाइड कराने का, वो पूरा प्रोसेस आपको समझा दिया जाएगा। तो बेटा कैसी लगी वीडियो, प्लीज़ कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए। आपके हर एक कमेंट का दोस्तों मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो बेटा बस इस वीडियो में इतना ही था, चैप्टर आपका समाप्त हो गया। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।